नमस्कार मित्रों, मैं विवेकानंद मिश्र एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हमारे अध्ययन का विषय है कार्ल मार्क्स। आज हम कार्ल मार्क्स का अध्ययन करेंगे। कार्ल मार्क्स कार्ल मार्क्स कौन थे, देख लेते हैं। पहले उनकी जीवनी जान लेते हैं क्या है। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन प्रांत में एक समृद्ध यहूदी परिवार में हुआ था 5 मई सन 1818 में। यहूदियों के साथ उस समय बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। कार्ल मार्क्स के परिवार को यहूदी होने के कारण बहुत से कष्ट झेलने पड़ते थे। बाद में उनके पिताजी ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। उनके पिता बैरिस्टर थे, अतः कार्ल मार्क्स की शिक्षा व्यवस्था बचपन से ही समुचित रूप में हो गई थी। कार्ल मार्क्स पत्रकारिता भी किए थे। कार्ल मार्क्स का परिचय जर्मनी के एक उग्रवादी विचारक फ्रेडरिक एंजल से हो गया था और एंजल के सहयोग से ही कार्ल मार्क्स ने अपनी रचना कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इसकी रचना की थी। कार्ल मार्क्स को लोगों का विरोध झेलना पड़ा और लोग उनको क्रांतिकारी बताने लगे। इस कारण उनको पेरिस से छोड़कर उनको लंदन जाना पड़ा और जब लंदन गए तो उन्होंने एक दूसरा अपनी रचना लिखी, दास कैपिटल। यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है अर्थशास्त्र का, जिसमें कार्ल मार्क्स ने समाजवाद के पक्ष में पूंजीवाद का खंडन किया है। एंजल ने भी एंटी डूरिंग नामक ग्रंथ की रचना की। दास कैपिटल और एंटी डूरिंग दोनों ग्रंथ कार्ल मार्क्स की सर्वमान्य रचनाएं हैं। कार्ल मार्क्स भौतिकवादी तथा साम्यवादी विचार के थे। इस प्रकार मानवता की रक्षा करते हुए 14 मार्च सन 1883 ईस्वी को कार्ल मार्क्स स्वर्ग से धार गए। अब प्रश्न यह उठता है कि जीवन में अर्थ को ही केंद्र मानकर चलने वाले कार्ल मार्क्स के दार्शनिक, सामाजिक तथा आर्थिक विचारों के साथ कोई अन्य नैतिक विचार भी है या नहीं है। इस संबंध में लेनिन द्वारा दी यूथ लीग में दिए गए एक भाषण से पता चलता है कि साम्यवादी नैतिकता का स्वरूप क्या है। इस भाषण में मार्क्सवादी नीति के कुछ प्रमुख सिद्धांतों पर प्रकाश डाला गया है। पहला है प्राचीन नीतिशास्त्र का खंडन। प्राचीन नीतिशास्त्र का खंडन। जब यह आरोप लगाया गया कि मार्क्स के विचारों में नैतिकता से संबंधित कोई विचार नहीं है और उनके नैतिक और ये सभी प्रकार के विचारों का खंडन करते हैं, कोई भी नैतिकता के विचारों को नहीं मानते हैं, तब इसके उत्तर में ये कहा गया कि हम उसका खंडन करते हैं जो नीतिशास्त्र में स्थान तो दिया गया किंतु अनुचित तरीके से। और खंडन क्यों करते हैं प्राचीन नीतिशास्त्र का?
क्योंकि प्राचीन नीति शास्त्र ईश्वर के आदेशों पर निर्भर है। यह आदर्शवादी सिद्धांतों से ईश्वर का निर्माण हुआ है। या आदर्शवादी नीति शास्त्र का निर्माण हुआ है ईश्वर के मतलब आदेश पर। दोनों ही दशाओं में नैतिकता ईश्वरीय आदेश पर ही निर्भर मानी जा सकती है। अब तक ईश्वर के नाम पर शोषण हुआ है, अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति की गई है। हम ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं, न तो किसी आदर्शवादी सिद्धांत को ही मानते हैं। हमारा सिद्धांत केवल और केवल द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। दूसरा है नवीन नीति शास्त्र। नवीन नीति शास्त्र प्राचीन नीति शास्त्र के स्थान पर नवीन नीति शास्त्र की स्थापना होगी और वह सर्वहारा वर्ग के वर्ग संघर्षों के हित में होगी। स्वार्थों से उत्पन्न हुई नैतिकता होगी। प्राचीन नैतिकता में पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों और कृषकों का शोषण होता था और इस प्रकार के जो है शोषण और भ्रष्ट समाज को नष्ट करके समाज में एकता लानी होगी और यह एकता एकमात्र नवीन नीति शास्त्र से ही संभव है। ईश्वर द्वारा यह एकता संभव नहीं है। तीसरा है नैतिकता और अनैतिकता। नैतिकता क्या है? अनैतिकता नैतिकता और अनैतिकता। अनैतिकता तथा अनैतिकता का मापदंड बिल्कुल अलग है। नैतिकता वो है जो शोषक समाज को नष्ट करे, जो लोगों का शोषण करता है उनका सर्वनाश करे और सभी लोगों में एकता उत्पन्न करे, जिससे साम्यवादी समाज की स्थापना हो। इसके विपरीत जो शोषण समाज की वृद्धि करे, शोषक वर्ग की वृद्धि करे, सर्वहारा वर्ग यानी सभी का शोषण करे, मानव स्तर को ऊंचा उठने से रोके और साम्यवादी समाज के स्थापना में बाधक उत्पन्न हो, वही अनैतिकता होती है। मार्क्सवादी नैतिक सिद्धांत की सामान्य विशेषताएं। देखते हैं इनकी क्या विशेषताएं हैं। मार्क्सवादी नैतिक सिद्धांत की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है नैतिकता का मानदंड आर्थिक विकास है। दूसरा, मार्क्सवादी नैतिकता का आधार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। जड़वादी या भौतिकतावादी मान्यता के कारण यह नैतिकता के किसी अतीन्द्रिय स्रोत को स्वीकार नहीं करता। तीसरा है यह अंतःप्रज्ञावाद के नैतिक सिद्धांतों का विरोध करता है। अंतःप्रज्ञावाद यह स्वीकार करता है कि कोई कार्य उचित है या अनुचित, इसका ज्ञान व्यक्ति को उसके अंतःप्रज्ञा से सहज रूप में हो जाता है या नहीं, परंतु चूंकि यह बाह्य ज्ञानेंद्रियों के आधार पर नैतिक प्रत्यय का ज्ञान नहीं कहा जा सकता, अतः मार्क्स के जड़वादी धारणा में इसका कोई स्थान नहीं है। चौथा है मार्क्सवाद अनीश्वरवादी है। इसमें किसी दैवी नियम को कोई महत्व नहीं दिया जाता।
दैवी नियम नैतिक नियम का मापदंड नहीं है। मनुष्य में ईश्वर की आवाज या आत्मा की आवाज अथवा अंतःकरण की पुकार भी नैतिक नियम का मापदंड स्वीकार नहीं किया जा सकता। 5वां, मार्क्सवाद बुद्धिवाद के निरपेक्ष आदेश को भी स्वीकार नहीं करता है। इसके अनुसार शाश्वत, निरपेक्ष और सार्वभौम नैतिकता नहीं होती। नैतिक नियम परिवर्तनशील होते हैं। विकास की अवस्था में प्राचीन मूल्य समाप्त होते हैं और उनके स्थान पर नवीन मूल्यों की स्थापना होती है। विकास क्रम में आने वाली अवस्था वर्गहीन समाज की होगी। इसकी स्थापना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। साम्यवादी समाज की स्थापना में वर्ग संघर्ष नहीं होगा।